बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर। आज हम चैप्टर 4 वर्क एंड एनर्जी के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, ए बकेट इज टेकन टू द बॉटम ऑफ ए वेल, डज द बकेट पोजेसेस एनी पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्लेन। कि एक हमारे पास बाल्टी है और उसको कुएं की गहराई तक लेके गए हैं, कुएं में नीचे तक लेके गए हैं, तो क्या वो बकेट पोटेंशियल एनर्जी उसमें मौजूद होगी या नहीं। तो इस बात को हमने एक्सप्लेन करना है। Yes, bucket possesses potential energy when a bucket is taken to the bottom of a well. क्या होता है कि जो बकेट है, जो बाल्टी है, उसको हम कुएं की गहराई तक नीचे तक लेकर जाते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होगी। क्यों? बिकॉज सम वर्क इज डन अगेंस्ट द अपथ्रस्ट ऑफ द वाटर। क्योंकि कुछ वर्क उस बाल्टी पे लगेगा जो कि अगेंस्ट द अपथ्रस्ट ऑफ द वाटर होगा। ये आपने अर्शमीदिस प्रिंसिपल पढ़ा होगा। तो अर्शमीदिस के रूल के मुताबिक कोई भी चीज़ अगर हम पानी में मौजूद है, वो थोड़ी या पूरी डबो दें तो उसके ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स अप्लाई हो रही होती है। तो बाल्टी के ऊपर भी वो अपथ्रस्ट अप्लाई हो रही होगी। तो जब हम बाल्टी को नीचे की तरफ लेकर जाते हैं, बॉटम की तरफ लेकर जाते हैं, तो हम एक उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं जो अपथ्रस्ट के ऑपोजिट है। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द बकेट। तो वो जो वर्क डन हम उस पर कर रहे हैं वो पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में उस बाल्टी में स्टोर हो जाता है। वी कैन ऑल्सो से दैट द बकेट पोजेसेस सम नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी विद रेफरेंस टू द ग्राउंड लेवल। और अगर हम ग्राउंड लेवल की बात करें तो उसकी मुनासबत से जो बाल्टी है उसमें नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होगी। यानी कि अगर हम रेफरेंस ग्राउंड लेवल लें तो वही पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास नेगेटिव होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन एन एरो इज शॉट फ्रॉम इट्स बो इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी, फ्रॉम वेयर डज इट गेट दी काइनेटिक एनर्जी। कि जब एक तीर को कमान से छोड़ा जाता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है। वो काइनेटिक एनर्जी उसमें कहाँ से आती है? तो व्हेन बो इज स्ट्रेच्ड बैकवर्ड विद एरो इन इट, देन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्स इन द बो एंड एरो। जब हम क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं बो को, जो कमान है हमारे पास उसको तीर समेत, तो क्या होता है उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, बो और तीर दोनों में। वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आती है? वो हमारे हाथों की मसलर एनर्जी है बेसिकली, जो कि उसमें हम जो उसके ऊपर एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, मसलर एनर्जी, वो क्या करती है, उन बो और बो और एरो को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो वो हमारी मसलर एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन बो एंड नैरो इज इक्वल एंड एरो इज इक्वल टू द वर्क डन टू स्ट्रेच द बो। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि बो और एरो में स्टोर होगी वो किसकी इक्वल होगी? जो वर्क डन हम करेंगे बो को स्ट्रेच करने में। व्हेन एरो इज शॉर्ट, जब एरो तीर हम छोड़ते हैं, देन इट स्टोर्स then its stored elastic potential energy converts into kinetic energy of arrow, due to which the arrow moves in the forward direction। जब हम उस एरो को छोड़ते हैं तो जो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि स्टोर थी वो और एरो में, वो एरो के अंदर जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, जिसकी वजह से वो क्या करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, डज अ हाइड्रोजन फिल्ड बैलून पोजेसेस एनी पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्लेन। कि एक ऐसा बैलून जिसमें हाइड्रोजन गैस फिल की गई है उसमें पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है या नहीं। तो यस, अब हाइड्रोजन फिल्ड बैलून पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा बैलून जिसमें हाइड्रोजन गैस फिल हुई होती है उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है। द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। बेसिकली किसी भी बॉडी के काम करने की सलाहियत को हम क्या नाम देते हैं? एनर्जी का नाम देते हैं। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस एंड इट्स डेंसिटी इज लेस देन एयर। जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास लाइटेस्ट गैस है, सबसे हल्की गैस है, और वो क्या है, एयर से उसकी डेंसिटी कम होती है। Therefore, the upthrust force acting on the hydrogen filled balloon is greater than the weight of the balloon, and the net force acting on the balloon is F net equal to upthrust force minus weight। यानी कि जब क्या है कि एयर की निस्बत हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी कम है, तो जब अपथ्रस्ट उस पर अप्लाई हो रही होगी हाइड्रोजन फिल्ड बैलून पे, वो ग्रेटर होगी उस बैलून के वेट की निस्बत, जिस वजह से क्या होता है कि वो बैलून अपवर्ड मूव कर जाता है। यानी कि अगर हम नेट फोर्स देखें
तो एफ नेट इक्वल होगी अप थ्रस्ट फोर्स माइनस वेट, क्योंकि अप थ्रस्ट वेट की निस्बत ज़्यादा था तो अप थ्रस्ट में से वेट को माइनस किया। दिस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन हाइड्रोजन फिल्ड बैलून मूव्स इट अपवर्ड, तो वो जो अप थ्रस्ट उस पर अप्लाई होगी बैलून पे, वो उसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएगी। व्हेन हाइड्रोजन फिल्ड बैलून मूव्स अप, जब हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा ऊपर की तरफ मूव करता है, द ग्रेविटी अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट इट्स पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। तो अब अगेंस्ट द ग्रेविटी जब अपवर्ड मूव करेगा तो जाहिर सी बात है उसमें क्या चीज़ मौजूद होगी, पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होगी, और वो क्या करती है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है जो जो ऑब्जेक्ट वो जो बैलून है हाइट उसकी ज़्यादा होती जाती है। तो इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 है, इस काइनेटिक एनर्जी या वेक्टर क्वांटिटी, क्या काइनेटिक एनर्जी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है? तो इसका आंसर ये है कि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। नो, काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी एज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि उसको हम स्केलर प्रोडक्ट के तौर पर लिख सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर डिटेल में बताता हूँ कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो के इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर है। यहाँ पर इसमें काइनेटिक एनर्जी दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, मैस और वेलोसिटी। तो अगर हम इसको मज़ीद देखें तो जो 1/2 m इंटू वी डॉट वी का स्केयर है, यानी कि दो वेक्टर प्रोडक्ट हैं, दो वेक्टर्स हैं और उनका प्रोडक्ट है, उसका स्केयर लिया गया है। एज मैस ऑफ द वेलोसिटी स्केलर, मैस हमारे पास स्केलर है, एंड वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी का स्केयर, वेलोसिटी स्केयर आल्सो प्रोवाइड ए स्केलर क्वांटिटी। जब किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ प्रोडक्ट की लिया जाता है तो वो बेसिकली स्केलर क्वांटिटी आती है। तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, स्केलर क्वांटिटी है। वी स्केयर भी स्केलर हो गया और एम भी स्केलर हो गया, दोनों स्केलर हैं, हेंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट हैपन्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बुलेट व्हेन इट पेनिट्रेट्स इनटू ए टारगेट। के जब हम क्या होता है, जो बुलेट हम फायर करते हैं गन की मदद से, वो बुलेट जब टारगेट को हिट करती है तो उस टारगेट में वो बेसिकली उस जब टारगेट को हिट करेगी तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी उस बुलेट की, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमने बताना है। मूविंग बुलेट पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी, जो मूविंग बुलेट होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है। व्हेन इट हिट्स द टारगेट, जब वो टारगेट को हिट करेगी, एंड पेनिट्रेट, और जब उसके अंदर टारगेट को हिट करने के बाद जितना उसने अंदर मूव करना है उस टारगेट में मूव किया, some part of its kinetic energy is used against friction provided by target material and it also dissipates energy in the form of heat and sound। कि वो जब पेनिट्रेट करेगी, बेसिकली जो बुलेट है टारगेट को हिट हुई, उसने पेनिट्रेट किया, तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी अगेंस्ट द फ्रिक्शन यूज होती है, जो कि वो मटेरियल फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, और इसी तरह वो डिसिपेट करती है एनर्जी किस फॉर्म में, हीट और साउंड की फॉर्म में, यानी कि हीट और साउंड की फॉर्म में वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक W इक्वल टू डेल्टा के ई होता है, और इसको अगर हम लिखें तो W इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्केयर माइनस हाफ एम वी आई स्केयर होता है। व्हेन बुलेट कम्स टू रेस्ट, जब बुलेट रेस्ट पे आ जाती है, उसने टारगेट को हिट किया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। W इक्वल टू हाफ एम वी एफ की जगह पर 0 पुट कर दिया, माइनस हाफ एम वी आई स्केयर हो जाएगा। तो हमारे पास वर्क डन इक्वल आ जाता है माइनस हाफ एम वी आई स्केयर के। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो नेगेटिव साइन शो कर रही है। तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन शोज दैट काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है। दिस लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन टू पेनिट्रेट द बुलेट इनटू द टारगेट। तो वो काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ की इक्वल थी, वो वर्क डन के इक्वल थी जिसने बुलेट को टारगेट में पेनिट्रेट करने में हेल्प की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डज द टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ ए स्विंगिंग पेंडुलम डू एनी वर्क, एक्सप्लेन। कि हमारे पास एक पेंडुलम मौजूद है कि स्ट्रिंग के साथ हमने बॉब अटैच किया हुआ है और उसको हम यहाँ पर लाकर छोड़ते हैं तो वैसे ऑसिलेट कर रहा है, तो क्या उसकी जो स्ट्रिंग है, जो हमने स्ट्रिंग प्रोवाइड की हुई है, वो कोई वर्क डन कर रही होगी या नहीं।
तो टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ ए स्विंगिंग पेंडुलम डज नॉट डू एनी वर्क। जो टेंशन होती है स्विंगिंग पेंडुलम में वो कोई भी वर्क नहीं करती। उसकी द टेंशन इन द स्ट्रिंग डज नॉट डू वर्क बिकॉज इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कर्व्ड पाथ। क्योंकि वो जो हमारे पास होती है जो स्ट्रिंग है वो कर्व्ड पाथ के परपेंडिकुलर है, और जब परपेंडिकुलर हो तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम इसको फार्मूले की मदद से देखेंगे कि W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा होता है वर्क डन के लिए, एफ डी कॉस थीटा। अगर हम थीटा की वैल्यू 90 पुट करें, जैसा कि हमने बताया कि वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है कर्व पाथ के, तो एफ डी कॉस थीटा इक्वल टू एफ डी इंटू कॉस 90 जीरो होगा, तो ये जीरो हो जाएगा। यानी कि ये हमारे पास अगर स्ट्रिंग मौजूद थी और वो जो कर्व पाथ है वो यूं है, तो उस स्ट्रिंग का इस कर्व पाथ के साथ हॉरिजेंटली बनता है जो रिलेशन है, यानी परपेंडिकुलर रिलेशन बनता है, यानी कि जो एंगल है इन दोनों के दरमियान वो 90 डिग्री का है। तो एफ डी कॉस थीटा आता है, ये हमारे पास वर्क डन यहाँ पे जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो स्विंगिंग पेंडुलम में जो स्ट्रिंग होती है वो स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो कोई वर्क नहीं कर रही होती, जीरो। तो वो कब कर सकती है या किस केस में वर्क डन होता है? Hence, if the string is not perpendicular to the curved path, then it will do work. यानी कि अगर स्ट्रिंग परपेंडिकुलर नहीं होगी कर्व्ड पाथ के तो वो वर्क करेगी, विच इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ पेंडुलम, जो कि पेंडुलम के केस में पॉसिबल नहीं है। इस वजह से जो स्विंगिंग पेंडुलम की जो स्ट्रिंग है उसमें जो टेंशन मौजूद होती है उसका क्या होता है, वो कोई भी वर्क नहीं कर रही होती। क्वेश्चन नंबर 7 है, a meteor when enters into the earth's atmosphere burns, what happens to its energy? एक मेटोर है और वो एंटर होता है कहाँ पे, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो वो बर्न जल जाता है। उसकी एनर्जी को बेसिकली क्या होता है? मेटोर बेसिकली उर्दू में शहाब साकिब को कहते हैं। when a meteor from the outer space enters the earth's atmosphere it burns। अगर मेटोर है और वो क्या काम करता है, वो आउटर स्पेस से एंटर होता है अर्थ एटमॉस्फेयर में, तो वो जल जाता है। द रीजन इज दैट द मेटोर ट्रेवल्स विद वेरी हाई स्पीड एंड द फ्रिक्शन विद एयर पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर कॉजेज इट टू बर्न। वो काफ़ी हाई स्पीड्स के साथ मूव कर रहा होता है, जो मेटोर है वो काफ़ी हाई स्पीड से मूव कर रहा होता है, और जो फ्रिक्शन है एयर पार्टिकल्स की, जो कि एटमॉस्फेयर में एयर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, उनकी फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, वो जल जाता है। The energy possessed by the meteor is converted into heat। जो एनर्जी मेटोर में मौजूद होती है वो किस में, हीट में कन्वर्ट हो जाती है। The heat energy is transferred to the air particles of the surrounding atmosphere। तो वो हीट एनर्जी जो एयर पार्टिकल्स होते हैं उनको मिल जाती है, और जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं, यानी कि जहाँ जहाँ से वो मेटोर गुजरता है वहाँ पर जो एयर है वो क्या हो जाती है, हीट अप हो जाती है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग ऑफ ए वॉच। जो घड़ी होती है उसका स्प्रिंग है, उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? तो अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग ऑफ वॉच स्टोर्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन इट आएगा कि जो हमारे पास कंप्रेस्ड स्प्रिंग है उसके अंदर जो स्टोर होती है एनर्जी वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला की मदद से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर है। ये 10th की जो बुक थी वहाँ पे आपने सिंपल पेंडुलम और मैथ स्प्रिंग सिस्टम में आपने पढ़ा था कि जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो हाफ के एक्स स्क्वायर की इक्वल होती है। दिस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दी स्प्रिंग इज इक्वल टू द वर्क डन टू कंप्रेस द स्प्रिंग। जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है स्प्रिंग में, ये किसकी इक्वल होती है, जो उस वर्क डन की इक्वल होती है जिसने स्प्रिंग को कंप्रेस किया होता है। दिस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग अगेन कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी टू मूव द आर्म्स ऑफ द वॉच। तो ये जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है स्प्रिंग में, इसको दोबारा कन्वर्ट किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी में, ताकि वो जो घड़ी की सुइयां हैं उनको मूव करवा सके। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए मैन ड्रॉप्स ए कप फ्रॉम ए सर्टेन हाइट विच ब्रेक्स इनटू पीसेस, व्हाट एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व्ड। एक आदमी एक हाइट से, उसके हाथों में कप है और वो कप को गिराता है नीचे जो कि पीसेस में टूट जाता है, उसमें कौन सी एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व हैं वो बतानी है। तो व्हेन द कप वाज इन द हैंड्स ऑफ द मैन, जब कप आदमी के हाथों में मौजूद है, इट हैड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट। तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होगी क्योंकि वो कप किसी ना किसी हाइट पे मौजूद होगा। व्हेन द कप इज ड्रॉप्ड, जब उस कप को गिराया जाता है,
इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड को हिट करेगा, काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी एंड वर्क डन इन ब्रेकिंग द कप इनटू पीसेस। तो वही काइनेटिक एनर्जी, जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करता है तो जो काइनेटिक एनर्जी उसमें मौजूद है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी और वर्क डन में। कौन सा वर्क डन, जो उस कप को ब्रेक करने में, तोड़ने में मदद देता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए मैन रोइंग बोट अपस्ट्रीम इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द शोर, इज ही डूइंग वर्क। कि एक आदमी है और वो कश्ती चला रहा है, रोइंग बोट अपस्ट्रीम इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द शोर, और वो क्या है कि उस शोर की निस्बत रेस्ट पे है। तो क्या वो काम कर रहा है? आदमी कश्ती चला रहा है और वो कश्ती सहरा की निस्बत क्या है, रेस्ट में है। तो क्या वो जो आदमी है वो काम कर रहा है? फिजिकली वर्क इज डन व्हेन ए सर्टेन फोर्स इज अप्लाइड टू सम बॉडी एंड काजेज मोशन इन इट। बेसिकली वर्क डन कब होता है कि जब कोई भी बॉडी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए और वो मूव करे, तो उसमें वर्क डन मौजूद होता है। जैसे वर्क इक्वल टू एफ डॉट डी, और ये हमारे पास एफ डी कॉस थीटा आ जाता है। लेकिन इस केस में क्या है, when the man is rowing the boat upstream but he is at rest with respect to the shore, he is not covering any displacement। अब वो जो आदमी है वो कश्ती बेशक चला रहा है लेकिन शोर की निस्बत वो क्या है, वो जो बोट है वो रेस्ट में है। तो इसका मतलब क्या है कि वो कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रही। हैंस पुटिंग d इक्वल टू 0 इन द अबव इक्वेशन, वर्क डन इक्वल टू 0। और अगर हम यहाँ पर d की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास वर्क डन 0 आ जाता है। Hence, the man does not do any work। तो आदमी कोई भी काम नहीं कर रहा, any work when he is at rest with respect to the shore, अगर वो शोर की निस्बत रेस्ट पे है। The force the man exerts goes to balance the downstream of the water। तो बेसिकली जो फोर्स अप्लाई कर रहा है आदमी उस पे, उस वाटर पे, तो वो बेसिकली बैलेंस हो रही है वो फोर्स डाउन स्ट्रीम ऑफ द वाटर, जो पानी नीचे की तरफ बह रहा है उसको रोकने में। बेसिकली वो पानी को रोक क्या कर रहा है, चप्पू चला रहा है। तो बेसिकली वो जो वर्क कर रहा है वो अगेंस्ट द वाटर हैं। तो वो जो बोट है वो एक ही जगह पर मौजूद है और मतलब शोर की निस्बत वो रेस्ट में है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो इस वजह से कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई एनर्जी सेवर्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नॉर्मल बल्ब। एनर्जी सेवर यूज़ क्यों किए जाते हैं नॉर्मल बल्ब की निस्बत, उसकी रीज़न क्या है? तो एनर्जी सेवर्स आर मोर एफिशिएंट एज कम्पेयर टू द नॉर्मल बल्ब। एनर्जी सेवर्स ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, उसकी रीज़न क्या है? 1, एनर्जी सेवर्स कंज्यूम्स लेस एनर्जी एज कम्पेयर टू नॉर्मल बल्ब। जो एनर्जी सेवर्स होते हैं वो कम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल बल्ब की निस्बत। दूसरी रीज़न क्या है? एनर्जी सेवर्स प्रोड्यूस लिटिल हीट एज कम्पेयर टू नॉर्मल बल्ब। जो एनर्जी सेवर्स होते हैं उनसे जो हीट प्रोड्यूस होती है वो भी कम होती है नॉर्मल बल्ब की निस्बत। लाइट ऑफ एनर्जी सेवर्स इज नॉट पेनफुल फॉर आवर आइज। जो एनर्जी सेवर की लाइट होती है वो हमारी आंखों के लिए नुकसानदेह भी नहीं होती, हमें दर्द कम होता है। लेकिन जो नॉर्मल बल्ब होता है उसकी लाइट भी ज़्यादा होती है तो हमारी आंखों में चुभन होती है। 4 है, एनर्जी सेवर्स आर मोर सस्टेनेबल देन नॉर्मल बल्ब। जो एनर्जी सेवर होते हैं उनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है नॉर्मल बल्ब की निस्बत। लाइट ऑफ एनर्जी सेवर्स हैज़ हाई पावर एंड इंटेंसिटी। और लास्ट 5वां इसका ऑप्शन क्या है, 5वां नंबर क्या है? 5वां पॉइंट ये है कि जो लाइट होती है एनर्जी सेवर्स की वो हाई पावर होती है उसकी और इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा होती है नॉर्मल बल्ब की निस्बत। तो यहाँ तक इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। मज़ीद किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स या कोई भी टॉपिक देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। थैंक यू।